नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, जो कि एस्टेट 2024 के टीजीटी पीजीटी दोनों लेवल में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सभी को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला था। हिंदी को राज्य भाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, और हर बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं, ये चीज़ें सभी को पता होती हैं। जो बच्चे हिंदी को पढ़ते हैं और ना भी पढ़ते हैं उनको भी ये चीज़ें ध्यान में होती हैं। ठीक है, क्योंकि एसएसटी वगैरह में ये पूछ ली जाती हैं। तो ये हो गया कि भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये 22 भाषाएं भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं नहीं करके पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि इनमें से कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो असमिया है, बंगला है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये भाषाओं के नाम थोड़े ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान में रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। फिर कौन सा संशोधन होता है? 21वां संशोधन होता है। अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। 1967 में संशोधन किया गया 21वां, और 15 भाषाएं हो गई, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 71वां संशोधन हुआ 1992 में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित किया गया। तो 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, अब ये संख्या 15 से हो गई 18, याद रखना है। फिर 92 में संशोधन अधिनियम 2003 से पहला संशोधन 21वां हुआ, फिर 71वां हुआ, फिर 1992 में संशोधन हुआ 71वां। ठीक है, फिर 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया। ठीक है, अब जो 92 संशोधन हुआ है उसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, या इनमें से कौन सी भाषा नहीं है जो 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। 14 से 15 हुई, 15 से 18 हुई, फिर 18 से बढ़कर ये 22 हो गई। फिर संविधान में हिंदी भाषा के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। सबसे पहले जो 343वां अनुच्छेद है वो क्या कहता है, याद रखना। ये तो लगभग पता नहीं हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये लिखा है अनुच्छेद 343 में। तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। जबकि प्रयोग अब तक हो रहा है, ज़्यादा ही होने लगा है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कब तक हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा? 1965 तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक संविधान में अनुमति प्रदान की गई है, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर 343 अनुच्छेद में पता चल गया कि क्या लिखा है। फिर आता है 344, राष्ट्रपति 5 वर्षों के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा।
पहले 5 वर्ष के बाद, फिर हर 10 वर्ष के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को कुछ सिफारिशें करे। इतना डीपली नहीं पूछा जाता, तो मतलब आपने मेनली अनुच्छेद याद रखना है कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है 345। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार कर सकता है। ठीक है, अंगीकार कर सकता है, तो ध्यान रखना है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 345 में दिया गया है। आगे है 346। इसमें लिखा है कि संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा अंग्रेजी रहेगी। मतलब तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है? 346। यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की जो भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, आगे है ज़्यादातर प्रश्न 343, 351 यहाँ से आ जाता है और भाषाओं का एक आधा प्रश्न बन जाता है, तो वहीं से ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे 347 है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। तो राष्ट्रपति से ये मांग की जा सकती है अनुच्छेद 347 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 348। जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय, ये इम्पोर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे, तो ये याद रखना है। फिर 349। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राज्यभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद भी संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर 350। प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यवेदन देने का हकदार रखता है। आगे आ गया 351, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। हिंदी भाषा का प्रसार प्रचार करने का किसका कर्तव्य होगा? संघ का होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? 351 के अनुसार। उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों के व्यक्ति का माध्यम बन सके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान के भाग कौन से? 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। तो संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में संसद की भाषा का उपबंध है? ठीक है, उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इम्पोर्टेंट है। आगे है संविधान के भाग 6, 5 और 6 की बात हो रही है। ठीक है, कि अनुच्छेद 210, यहाँ 120 है, यहाँ 210 हो गया। ठीक है, मतलब कि वही अंक हैं, उनको आगे पीछे किया गया है। राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो ये संसद की बात थी, भाग 5
अनुच्छेद 120 और भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की है बात। आगे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार शायद, सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति कैसे हुई। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। सन 1955 में बाल गंगाधर, ये नाम याद रखना है, बाल गंगाधर बीजेखेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। कब किया? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बाल गंगाधर बीजेखेर। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, मतलब कि क्वेश्चन बन सकता है। राजभाषा आयोग का गठन किया। सदस्य कितने थे? 21 थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। ठीक है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 की ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो याद रखना है। फिर संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य थे? 30, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया था, ये भी याद रखना है। संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की थी, एक राजभाषा आयोग, एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, तो मंत्रालय वर्ष 1961 में किए थे। विधि मंत्रालय के द्वारा राजभाषा आयोग, ठीक है, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। सन 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया, ये भी याद रखना है। राजभाषा आयोग को समाप्त कब किया गया? 1976 में। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। राजभाषा अधिनियम 1963 याद रखना है। ठीक है, कब राजभाषा अधिनियम बना? 1963, और संशोधित कब हुआ? 1967। इम्पोर्टेंट डेट है ये। राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ अधिनियम 1973 और राजभाषा नियम 1976। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। और राजभाषा जो नियम 1976 था, इसमें धाराएं कुल नियम 12 थे। ठीक है, और इसके ही अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा था, ये भी याद रखना है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में कब बांटा गया? 1976 में। वर्ग कै, ख और ग। ठीक है, कै में वो क्षेत्र आते थे जहाँ केवल पत्राचार, जो पत्र व्यवहार होगा हिंदी भाषा में। कै में कौन से क्षेत्र? जहाँ केवल हिंदी भाषा का प्रयोग। ख में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का, और ग में केवल अंग्रेजी का, ये याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास, और कई पॉइंट्स इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको ध्यान रखना है। और ये जो अनुच्छेद हैं भाषाओं के बारे में, एक तो संशोधन वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, एक अनुच्छेद याद रखने हैं कि किस में क्या प्रावधान किया गया है, और लास्ट में जो आयोग और उनके अध्यक्ष हैं उनको ध्यान में रखना है। अच्छी लगी तो क्लास लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एस्टेट तक पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।